आइकन दे दीजिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को, स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस इवेंट में, जहां पर हम लोग जुड़े हुए हैं हमारी मौसमी मैम के साथ में स्टोरी सुनने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ताकि मौसमी मैम को फील आए कि वो आप लोगों को सामने बिठा के स्टोरी सुना रही है और उन्हें भी थोड़ा सी मोटिवेशन मिले आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें, मौसमी मैम आप यहाँ से टेक ओवर कर सकती है। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कैसे आप लोगों से मुखातिब हुई हूँ 2 मिनट में पहले वो बताऊंगी। मैं कल 3:30 बजे मेरी ट्रेन थी दिल्ली से नागपुर के लिए। मैं सुबह 7:30 बजे घर पहुंची हूँ और मैंने बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी कहानियों की फुलवारी तैयार की है, क्योंकि मैं एक दिन भी आप लोगों से, ये जो हफ्ते में एक रोज मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी कहानियां लेकर, तो मैं मिस नहीं करना चाहती। आप लोगों से दरखास्त है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, मेरे रूबरू आ जाए, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। मुझे भी आप लोगों को देखना होता है, काफी इंतजार के बाद ये घड़ियां आती हैं। और आप लोग अपने साथ अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको ज्वाइन करवाइए हमारे इस कहानी के सेशन में, क्योंकि बेहतरीन कहानियां आजकल मुझे कौन सा छोड़ के कौन सा बोलना है मैं चूज नहीं कर पाती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, वक्त खत्म हो जाता है, मेरी कहानियां खत्म नहीं होती। तो पिछले बार की भी पहले मेरे पास 2 कहानियां हैं, तो मैं पहले वो बोल लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी कहानियों का सफर शुरू करूंगी। और वैशाली, जैसे ही आपको लगेगा कि मेरा टाइम एक्सीड कर रहा है, आप मुझे एक बार थोड़ा सा अलार्म दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं खो जरूर। जाती हूँ कहानियां बोलते बोलते। तो आज की पहली कहानी है आशा की डाक, आत्मबल और धर्म का दीपक। गांव के एक कोने में बरसों से एक पुराना मकान खामोश खड़ा था। 4 दीवारों के भीतर उम्र की सिलवटों में सिमटे एक वृद्ध का नाम था रामलाल। न कोई आने वाला, न कोई हाल पूछने वाला। रिश्तों की शाखें सूख चुकी थी और उम्मीदों की जमीन बंजर हो चली थी। सारा जीवन काट दिया ईमानदारी से, मेहनत से, धर्म के अनुसार, पर अब जैसे सब पीछे छूट चुका था। उसका साथी था एक पुराना औजारों का बक्सा, जिससे वो कभी कभी चप्पलों की मरम्मत करता था। अब वो भी धूल खा रहा था। जैसे रामलाल का मन, पर कहते हैं ना, धर्म पर अडिग रहने वालों को समय अपने तरीके से परखता जरूर है, पर त्यागता नहीं है। तो एक दिन यूं ही दोपहर की धूप में डाकिये ने गलती से एक चिट्ठी रामलाल के आंगन में डाल दी। किस्मत से आई एक गलती, पर असर किसी वरदान से कम नहीं था। कांपते हाथों से रामलाल ने लिफाफा खोला। लिखा था, पिताजी, मैं लौट रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। बस इतना ही था। पर जैसे उसके भीतर की बुझी लौ फिर से जल उठी। उसकी आंखें जो बरसों से सूखी थी, आज पहली बार भीग गई। न किसी शिकायत से, न पछतावे से, बस एक गहराई भरी शांति से। अगले दिन रामलाल ने अपनी पुरानी दुकान फिर से खोली। जैसे बरसों से खामोश पड़ा उसका कर्तव्य फिर से जाग गया हो। चप्पलों की मरम्मत करते हुए वो अपने मन की चुप्पियों को भी टाके लगाने लगा। गली के बच्चे उसे अब बूढ़ा नहीं, चौक का रामलाल मिस्त्री कहकर पुकारने लगे। चाय की दुकान पर उसकी बातों में फिर से गर्माहट आने लगी। टेंशन की चिंता जाती रही और फिर से रामलाल खुद की मेहनत से आत्मनिर्भर होने लगा। और ये आत्मनिर्भरता ही उसकी असली संतान बन गई। कुछ दिन बाद रामलाल ने नया चश्मा बनवाया। नई नजर, नई चमका, पर उस नजर ने एक पुरानी सच्चाई दिखा दी। चिट्ठी किसी और रामलाल के लिए थी। उसका बेटा तो लौटने वाला ही नहीं था और शायद कभी लौटेगा भी नहीं।
क्षण भर को उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, उसका सीना भर आया, पर अगले ही क्षण उसने आंखें पोंछी, सीधा खड़ा हुआ और चिट्ठी को सीने से लगाया, क्योंकि अब वो उस भाव में जी रहा था जो उसे उस चिट्ठी ने दिया था। स्वाभिमान, आत्मबल और कर्तव्य के प्रति निष्ठा। और फिर उसने वो निर्णय लिया जो केवल एक धर्मनिष्ठ आत्मा ही ले सकती है। उसने कहा, अगर ये चिट्ठी मेरे जीवन में नई ऊर्जा लाई है, तो शायद किसी और के जीवन में भी उजाला कर सकती है। वो चल पड़ा उस अनजाने रामलाल को ढूंढने, जिसके हिस्से की आशा उसने थोड़ी देर जी ली थी, पर अब वो लौटने नहीं, देने चला था प्रेम, संबल और आत्मविश्वास। क्योंकि रामलाल ने जान लिया था, जीवन की सबसे सच्ची पूंजी बाहरी सहारे में नहीं है, बल्कि भीतर का बल, कर्म का धर्म और आत्मनिर्भरता का दीपक है। वो चिट्ठी गलती से आई थी, पर रामलाल ने उसे अपना धर्म पत्र बना लिया, और यही उसकी वास्तविक विजय थी। उम्मीद है आज की कहानियों के सफर का पहला शीर्षक आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक कथा है, कहते हैं कि मजदूरी का हिसाब जो है ना, वो भगवान रखते हैं। अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उसके इलाज और दवा के पैसे उससे ना लिए जाए। मरीज करीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया, तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख का बिल बन गया। अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चेंबर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हैं? मरीज ने कहा, लगता तो है कि कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद पड़ गई। कार एक तरफ खड़ी करके मैंने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुआ। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थीं, और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। और थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े और हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमको हमारे पास आपको दूत बनाकर भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल के समय में मदद नहीं मिलती। कभी कभी होता है, पैसे हैं आपके पास, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको पैसे रहने के बावजूद मदद नहीं मिल पाती। तो ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की, और इस मदद की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वो शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले मैं कभी कुछ नहीं लेता।
मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है, उसका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से अधिक मिल ही रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया है। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा है, और वो हिसाब आज उसने चुका दिया है। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ, और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चेंबर में रखी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। तो सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास जरूर लौट कर आते हैं, और वो भी ब्याज समेत। तो वर्तमान में कठिन समय चलता है, जितना हो सकता है अभी भी हमें लोगों की मदद करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। आपका हिसाब ब्याज समेत आपके पास, यकीन मानिए, जरूर वापस आएगा। ये कहानियां रह गई थी पिछले वाले एपिसोड से, तो अब मैं बढ़ती हूँ आज की फ्रेश कहानियों की ओर। कहानियां सारी फ्रेश ही हैं, लेकिन उस बार समय की पाबंदी की वजह से मैं सुना नहीं पाई थी। आज मैंने वो दोनों सुना दी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर आसपास में था। सेठ को कभी मलाल नहीं होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा, ताकि सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सके। परंतु सेठ ने इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे, तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। देखो ना, देखते देखते रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई, सेठानी ने कहा। हाँ, लड़कियां है ना, कुड़े की तरह बढ़ती हैं, यानी कूड़े की ढेर की तरह, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती है, सेठ ने कहा। अब रुक्मणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे, सेठानी ने कहा। वो सोच रहे हैं, पर उनके पास ना धन की कमी है। आज ही रुक्मणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था, सेठ ने बताया। तो क्या आपने उनको धन दिया, सेठानी ने पूछा। नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटाएगा कैसे। पर मुझे लगता है रुक्मणी के पिता को कुछ धन मुझे दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य ही मिल जाता। पर मैं अब नहीं दे सकता। जिसे मैं धन के लिए एक बार मना कर देता हूँ ना, उसे दोबारा मैं धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उसे कुछ बर्तन चुरा कर लाने को बोला था। वो तो वो भूल गया, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा। तो उसने सोचा, गरीब के घर से क्यों ना कुछ बर्तन ही चुरा लूं। ये सोचकर वो गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में सभी जाग रहे थे। जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी हो, क्या उस माता पिता को नींद आ सकती है? कैसे आए? तो चोर जो है वो दुबक कर बैठ गया। तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया, गरीब की पत्नी ने कहा। हाँ, इनकार तो कर दिया, पर वो अपनी जगह पे सही है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पे धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की तो पूंजी अटक जाएगी ना।
अब उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने ये कहते हुए ठंडी आह भरी। परंतु आप जानते हो ना, रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 वर्ष के होने तक इसका विवाह न किया गया तो रुक्मिणी की मृत्यु हो सकती है। रुक्मिणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 माह शेष बचे हैं। वही तो हमारी इकलौती बेटी है, हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझ गरीब के घर में पैदा किया और साथ में रुक्मिणी को मिला अभिशाप। अब मैं क्या करूं, कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए। इससे बेहतर ईश्वर रुक्मिणी की जगह मेरे प्राण ले ले। गरीब ने आह भरी। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ है कि जिसने कम से कम इसे धन देने का सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपनी साथ में लाई हुई झोली वहीं पर डाल दिया। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में ये लिख दिया कि सेठ की तरफ से रुक्मिणी के विवाह के लिए दिया गया धन, और नीचे उसने सिग्नेचर किया, एक चोर। उसके पास धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से वो रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उलाहना नहीं सुनना था। पत्नी ने कहा था बर्तन लेकर आने को। तो सुबह दोनों घर में हड़कंप मचा हुआ था, सेठ के यहाँ धन चोरी से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा, क्यों ना धन छुपा लूं, रुक्मिणी का विवाह कर दूं। फिर उसने सोचा, लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा, धन कहां से आया, और लोग शक करेंगे कि सेठ के घर मैंने चोरी की है। मुझसे अच्छा तो वो चोर ही निकला जो मेरी व्यथा सुनकर चुराया हुआ धन रुक्मिणी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। अब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो क्या मैं ईमानदारी नहीं निभा सकता। गरीब सेठ के धन की पोटली उसके घर लेकर गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है कि चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ सकता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता। उसने गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, ये धन रुक्मिणी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप ना बहुत अच्छे हैं, अच्छा ना तो मैं हूं और ना ही अच्छे तुम हो। अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें नहीं दे सका और तुम वो चुराया हुआ धन भी दे गए। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हो। सेठ जी ने ये कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई ये कहानी। ऐसे अच्छे अच्छे विचार सबके मन में आए, प्राणी मात्र के मन में आए, ताकि समाज का कुछ विकास, कुछ कल्याण हो सके। आगे बढ़ते हैं अगली कहानी, बहुत ही हृदय स्पर्शी, भावनात्मक, भावना से पूर्ण। ये कहानी आप लोग जरूर सुने ध्यान से, और अब तक मैंने भी नहीं पढ़ी थी इस तरह की कहानी। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। 20 साल का युवक जब हो जाता है, या युवती जो भी हो, आज के जमाने में एक ही है, उसके बाद सबके पास एक जीविका का प्रश्न उपस्थित होता है, यानी करियर बिल्डअप का। तो नौकरी की खोज, ये नहीं वो, दूर नहीं पास, और ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते हुए एक तय हुई। थोड़ी स्थिरता का आभास हुआ, शुरुआत हुई नए जीवन की। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए, बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए, उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई।
शुरू के 2 साल नर्म, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। हाय रे, पर ये जल्दी ही दिन उड़ गए और फिर बच्चों के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथों से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त होती गई और मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने काम में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया और मैंने भी इतने में मैं 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी न जाने क्या कमी है। पर वो है क्या समझ नहीं आया। उसकी चिढ़ दिन ब दिन बढ़ती गई और मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो चुके थे। हम दोनों जीवन साथी। बैंक में शून्य बढ़ता गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर मैंने उससे कहा, सुनती हो, जरा यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। चलो ना, आज मेरा हाथ पकड़कर, हाथों में हाथ डालकर कहीं घूम कर आते हैं। उसने बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें कुछ सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमरे में उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कमर में अपना पल्लू खोसा और निकल गई। तो फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगा, दिमाग में कुछ कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में, फिर भी शून्य बढ़ रहा था। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसके पंख निकल आए और वो उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा, उसे भी चश्मा लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया, वो भी उम्र दराज लगने लगा। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं, बाहर आने जाने के कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो चुके। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोच कर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजर गए। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, वो दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लपक कर फोन उठाया, दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी, आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। आज मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी, सुनो, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बातें करते हैं। वो तुरंत बोली, हाँ अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ, चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एक टक देख रहा था, क्षण भर को वो शून्य हो गई।
क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो ना, कहाँ चलना है घूमने? चलो, चलते हैं, दिल के सफर पे निकलते हैं। क्या बातें करनी है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। और कहते कहते उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरे सर उसके कंधों पर गिर गए। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या ये है जिंदगी? इसी के लिए हम बरसों बिताते हैं। कभी अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को बड़ा करते हैं, बैंक में शून्य बढ़ाते हैं। जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने होने चाहिए, और अपना जीवन अपने तरीके से जीने की सही प्रेरणा अगर किसी ने सही मायने में दी है तो वो है हमारा जनवॉइस। शुरुआत आज ही से कीजिए। अपने आस पड़ोस, अपने भाई बंधु, सबको प्रेरित कीजिए कि खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। आप कर्तव्य जरूर करेंगे, यू हैव टू बी ड्यूटीफुल फॉर योर लाइफ, बट यू हैव टू बी हैप्पी ऑल्सो। अपनी खुशी को मत त्यागिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज आपके पास ये पल है, इस पल को प्लीज आप सब जी भर के जी लीजिए। और मैं सबको प्रेरित करती हूँ कि ये कहानियों के सफर में जरूर आइए, क्योंकि ये बार बार हमें याद दिलाते हैं हमें अपने लिए भी जीना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो ना हो। बहुत भावपूर्ण कहानी थी, बहुत सच्चाई है इस कहानी में, बहुत प्रैक्टिकल है कहानी, और हमें ये सीख देती है कि हम इंसान हैं और अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थपरता नहीं है। ये इंसान होने का, इंसान है तो इंसानियत की पहचान है तो इंसान होने का हक अदा कर। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। थोड़ा सा लाइट कहानी है, सोया हुआ भाग्य। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से पुकारते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा जो भाग्य है ना, वो उस पर्वत के ऊपर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। ये एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपने सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान जरा पूछ लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट ही नहीं भरता, हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। तो मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर थोड़ी दूर जब वो और आगे बढ़ा तो किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर लगा कि वो अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान ले आना ना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी ही नहीं होती। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा? मनोज बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहा है, तो पता चला कि वो भाग्य को जगाने जा रहा है। तो उसने कहा कि मेरी परेशानी का भी हल अपने भाग्य से पूछ के आना ना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का ही बोलबाला बना रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या का भी समाधान पूछ कर आऊंगा। ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।
उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस नहीं रह गया, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था, और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में उसी राजा का मेहमान बना, राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो, तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली कि तुम मुझी से ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। अब भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात गड़े हैं, उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह खूब धूमधाम से कर पाओगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और उसने शेर को उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा जो है वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तो शेर ने उसकी बड़ी आओ भगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह से इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका मूलार्थ ये है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपका कुछ नहीं भला कर सकता। वो आपके पास आकर भी चला जाएगा, आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, सही समय पर सही निर्णय विवेक से नहीं लेंगे। वैशाली, मैं अगली कहानी पढ़ सकती हूँ ना? हाँ मैम, प्लीज पढ़िए। घर में ये एक आप बीती है एक स्त्री की, बड़ी अच्छी है, आज के संदर्भ की कहानी है, लेकिन गांव के परिदृश्य की कहानी है। घर में मेरे बेटे के मुंडन की तैयारी चल रही थी। पति और जेठ जी को छुट्टी नहीं मिली थी, सब अकेले ही देखना पड़ रहा था। घर में लोग तो बहुत हैं, पर होता है ना कि जिसका काम वो जाने, हमें जो बताएंगे वो कर देंगे। डायलॉग सबके मुंह से सुन रहे थे। कुल मिलाकर आम परिवारों की तरह बहुत सारे लोग होते हुए भी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। सब मुंह फुलाए हुए थे, और जैसे कामकाज में फुलाया जाता है ठीक वैसे ही कोई भी आता है किसी अनुष्ठान में तो काम करने के तबीयत से, मूड से नहीं आता है। जिसके घर का काम है वो समझे। तो तभी घर आए हलवाई ने बोला कि बाहर का आंगन जहां गाय भैंस बांधी जाती है वहां भी गोबर से लिपाई करवा दो। पर अंकल, हम तो लिपाई कर रहे हैं, हमें तो आती नहीं। हमने जवाब दिया, देखो गांव में कोई मिले तो उसे बुला लो। अंकल ने जवाब दिया। मैं अंदर आकर एक एक करके सबसे कहने लगी कि कोई लोग गांव में किसी को बुलाकर लाए। सबने यही कहा कि अब गांव में कोई लिपाई नहीं करता। किसी से कहा अब ये सब हो पाता है। अच्छा, मैंने सोचा किया तो मैंने कुछ भी नहीं था, पर सब कह रहे थे ना, चलो आज लिपाई भी कर ही लेते हैं, क्यों घर का एक कोना गंदा दिखे। मैंने बाल्टी उठाई, उसी बाल्टी में गोबर घोलकर मग से उसे फैलाकर झाड़ू से लिपाई शुरू कर दी। तभी गेट से चाची, नाउन चाची अंदर आ गई। मुझे देखते ही बोली, अरे दुल्हन, तुम ये कर रही हो? कितना तो इंतजाम अभी भी करना बाकी है, छोड़ो छोड़ो, हम कर देते हैं, तुम बाकी का देख लो। हमें तो जैसे बिन मांगे खुशी मिल गई।
छोड़कर अंदर आ गए। घर की बाकी महिलाएं ढोलक बजाकर नाच गा रही थी और साथ ही मुझे इस बात का पूरा एहसास कर रही थी कि मुंडन मेरे ही बेटे का है। बस नाउन चाची आगे पीछे दौड़ रही थी और सब में मेरी मदद कर रही थी। लिपाई से लेकर आटा गूंथना, सारे बर्तन धुलना, हम सबके महावर लगाना, बस वही एक मेरे साथ लगातार दौड़ भाग कर रही। खैर, जैसे तैसे मुंडन निपटा कर अब आई सबको नेग देने की बारी। जिसको जो देना था दिया, बची थी नाउन चाची। मैं अंदर गई और सेफ से एक जोड़ी पायल लेकर आई और उन्हें देते हुए बोली, चाची, मेरे बेटे के मुंडन में सबसे ज्यादा खुश आप ही थी। आप ही बस मेरे साथ बराबर लगी हुई थी। मैं लाई तो आपके लिए साड़ी ही थी, पर आप ये भी रखिए। और उन्हें वो देकर मैंने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे, वो पीछे हट गई। अरे दुल्हन, तुम हमारे पैर नहीं छुओ, हम नीचे हैं तुमसे। कोई बात नहीं चाची, आज आपको बराबर कर लेते हैं, हमने हंसते हुए कहा और वो सामान मैंने उन्हें दे दिया। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक घर वाले मुझसे बहुत नाराज रहे, क्योंकि शायद मैंने ठेस पहुंचा दी थी लास्ट में सबके मन को। पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। भला बताओ, ईश्वर की बनाई एक जैसी रचना में कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। शायद मेरे घर वाले भी समझ चुके थे कि उनकी बहू जरा अलग है। वो वही देखेगी जो उसे खुद आंखों से दिखेगा। मेरे अपने जानते हैं कि मैं ऐसी ही हूं और मुझे अपने ऐसे होने पर कभी अफसोस नहीं होता। बड़ी अच्छी कहानी है। हम बोलते हैं कि जो नाउन होती हैं वो जात की छोटी हैं, लेकिन जो वक्त पर काम आए, जो अपनापन से आपके बगल में खड़ा रहे, आपकी जरूरत को समझे, उससे ज्यादा अपना आपका और कौन हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत सही निर्णय लिया। नेक के समय सब आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सब बोलते हैं हम तो मेहमान है भाई, हम भी आए हैं यहाँ पे, छुट्टी बिता कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। राधिका, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदले हैं। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदलवा कर आओ। कुणाल राधिका को आवाज देते हुए बोला। कुणाल, कितनी बार कहा है तुमसे कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब संगीता तो आते ही आएगी ना, वही आकर बदलेगी उनके कपड़े। राधिका ने भी पलट कर जवाब दे दिया। तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने पहले ही मुझसे पूछे बिना ही संगीता के 3,000 रुपए बढ़ा लिए। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, कुणाल ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसे देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयां डिस्पेंसरी से आ जाती है, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो राधिका भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ हाँ, जैसे और तो खर्चे हैं ही नहीं। एक तो आने जाने वाले लोगों से दुखी हूं मैं, अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ आते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते। अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती। कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने कोई तुम्हारी मम्मी का ना ठेका नहीं ले रखा है, उनकी सेवा करती रहूंगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूं, उनकी एक और बहू भी है। और क्यों समझू मैं तुम्हारी हालत। क्या तुमने समझी थी कभी मेरी हालत। कहते कहते राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बस तुम तो गढ़े मुर्दे उखाड़ती रहो, हमेशा गढ़े मुर्दे उखाड़ती रहती हो। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो, कल को तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतता है। कुणाल ने बहुत गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो तुम्हारी मम्मी अपने किए को ही भुगत रही है। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार सी। बदले में तुम्हारी मम्मी और तुमने क्या किया था। कहते कहते राधिका के आंसू जब रुके नहीं तो वो अपने कमरे में चली गई। राधिका अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो चुका था।
घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनवाया था, पर राधिका के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने राधिका को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राधिका ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने कुणाल से उसका विवाह करवाया। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। राधिका की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका 3 कमरों का एक मकान था। दिन में तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास भी कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफी हद तक दूर हो जाता था। इधर राधिका भी अपने ससुराल में खुश ही थी। घर में सास कमला जी और पति कुणाल ही थे, जबकि जेठ जिठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक राधिका के पास उसके मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने बताया, राधिका, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया है। ये सुनकर राधिका कुणाल के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज्यादा थी, इसलिए बाईपास करना जरूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। कुणाल तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर राधिका वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बारे में कुणाल से बात की तो उसने कहा, यार, यहाँ मेरी मम्मी भी अकेली है, इतने दिन वहां छोड़ दिया तो क्या कम है? आखिर मम्मी भी अकेली यहाँ परेशान होती है। अब कुछ भी हो, तुम तो वापस आओ। कुणाल के फैसले को सुनकर राधिका वापस तो आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़ती? उन्हें वहां देखकर कमला जी और कुणाल दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह उनसे बातें भी नहीं करते थे। कई बार कमला जी वही पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज राधिका की मम्मी के कानों तक पहुंचे। पहले के लोग तो बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आजकल तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का ही जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है ना, उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये सब देख सुनकर राधिका को बहुत दुख होता, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। मम्मी ने उसे साफ मना कर दिया था कि मेरे लिए अपने ससुराल वालों से बिगाड़ नहीं करना, और राधिका से जाने की जिद करती तो राधिका उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सोच सुनकर धीरे धीरे उसकी मम्मी की हालत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन राधिका अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन कुणाल घर पर ही था। अपनी कुछ जरूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए। उसने उठाकर उन्हें देखा तो देखा, ये तो राधिका के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय राधिका वो सब यहाँ ले आई थी। उसने इस बारे में अपनी माँ कमला जी को बताया, तो कमला जी ने कहा, बेटा, आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर वो सब तो तेरा ही होगा। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है ना, चल, इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे, फिर लोन लेने की क्या जरूरत है? पर मम्मी, तुम्हारी बहू, उसकी मम्मी कभी राजी नहीं होगी। वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस तू जरूरी पेपर्स बनवा ले और फिर राधिका को यहाँ से किसी भी काम से कहीं ले जाना, कमला जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को कुणाल ने राधिका से तैयार होने को कहा। राधिका, तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना आज चलते हैं मूवी देखने। पर राधिका ने मना कर दिया तो कुणाल नाराज हो गया। पर जब राधिका की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने राधिका को समझाकर भेजा। जब राधिका और कुणाल वहां से चले गए तो कमला जी उनके पास आकर बैठ गए। समधन जी, ये काम आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। अब इसी बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर राधिका की मम्मी मुस्कुरा दी। तब कमला जी ने कहा, सुनिए ना, देखिए समधन जी, अब उम्र हो गई है,
हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयां, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी चाहिए ना। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज कुणाल से कहकर ये फॉर्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाई तो मुफ्त के मिल जाए। फिर सोचा आपको भी तो जरूरत होगी, तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा दिया। उनकी बात सुनकर राधिका की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्च हो गया। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसीलिए तो समधन जी मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दीजिए, बाकी डिटेल तो कुणाल भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर राधिका की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन किए। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद कमला जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफी अच्छे से राधिका और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया, यहाँ तक कि कुणाल उन्हें अपने पैसों से दवाई ला ला कर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त है। लेकिन 1-1.25 महीने बाद अचानक राधिका के मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने कुणाल के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि कितना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका कुणाल और कमला जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो होना था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या किया। हमारी तरक्की हो रही तो तुम्हारी भी तो तरक्की हो रही है। पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर पर। ये धोखा है या फ्रॉड है या कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े तुम दोनों कर लो। कमला जी ने हाथों को नचाते हुए बोली और कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज अंदर तक राधिका की मम्मी के पास पहुंच रही थी। राधिका जब उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले करके रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया है हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही लेना पड़े, पर मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई है भी नहीं, राधिका की मम्मी ने कहा। पर मम्मी, इन धोखेबाजों के साथ? बेटा, नहीं होने से तो कोई तो है, कम से कम तू अकेले तो नहीं रहेगी। तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा इन्हें भगवान देगा। तुझे बस मेरी कसम है। राधिका की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर कमला जी और कुणाल को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर राधिका तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती पर कोई दुख नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने पहले कुणाल के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी कुणाल को वो कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और कमला जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कुणाल को तो हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन कमला जी को बहुत ज्यादा लगी थी। 20 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रही। वहां तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत होती थी। लेकिन राधिका ने उनके सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जिठानी वहां पहुंच गए। जिठानी ने आते ही कमला जी को संभाला। ये देखकर कुणाल ने कहा, देखो, ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती है। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया। फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने ही भैया के बात सुनकर कुणाल चुप हो गया।
कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा करता ना तो जेल की हवा खिला देती। अचानक भाभी ने भी कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे, पर भाभी ने ही कमला जी को संभाला। लेकिन राधिका एक बार भी कमला जी के कमरे में नहीं गई और ना ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते, इतने बड़े धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी। आखिर इस तरह के हालात देख भैया भाभी अपने साथ ही कमला जी को ले गए, लेकिन जाते जाते कुणाल को जरूर समझा गए, अब भी अपनी गलती सुधार लो। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था, आज भी तू उसी जगह खड़ा है। धोखे का एक पैसा भी नहीं बचा तेरे पास। भाई, कर्म जो है ना वो लौट कर आते हैं, इसीलिए अब भी संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दम भरा हुआ था कुणाल में कि उसने अभी भी अपने किए की माफी नहीं मांगी, और ना ही राधिका से उसे कोई माफी की उम्मीद ही थी। बढ़े अगली कहानी की ओर। मैम टाइम हो चुका है, लास्ट का दे दिया, टाइम हो चुका है, टाइम टाइम हो चुका है, टाइम। ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, इतनी अमेजिंग स्टोरी सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।